Everyone, today I am discussing the constitutional remedy, that is a writ, which is provided in Article 32 and 226. But the protection or remedy is also explained within the Article number 13 and Article number 359. Before the discussion the writ, we have to explain the origin of the writ, and second, what is the exact meaning of the writ, and third, various case law and utility of the writ within the Indian Constitution for the protection of the fundamental right. The first topic is origin of the writ. When we talk about the origin of the writ, before 1950, this writ is only issued by the three high courts, High Court of Mumbai, Kolkata and Madras. And this writ is given power to protect the fundamental right of the people of that metro city. But after the 1950, all high courts of the India within Article 226 issue the writ for the protection of the fundamental right. When we talk about the history or origin of the writ, we must have to discuss the concept of the England. This writ came from the England and in the way of the prerogative writ. That means the king who protect the right of the people in England, and this writ is known as the fountain of the justice in England. Now, what is the meaning of the writ? तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए इंग्लैंड में राजा जो है वह रिट इशू करता था और इसलिए उसको कहते हैं फाउंटेन ऑफ जस्टिस. अगर हम इसी कंसेप्ट को इंडिया में देखें आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में लिखी गई है, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक को कवर करता है, जितने भी फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक के होल फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रिट इशू किया जा सकता है. ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर जो आपके फंडामेंटल राइट है उसी के लिए रिट इशू होगा. और रिट इशू कौन करेगी? तो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करेगी. तो रिट का सामान्य भाषा में अगर हम मतलब कहें तो रिट है क्या? दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, and it is a protection of the fundamental right, hence it is says that it is a soul of our constitution and it is a remedy of our constitution. जब हम रेमेडी की बात कर रहे हैं, सोल की बात कर रहे हैं, तो एविडेंस ने कहा कि अगर आपका कोई राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एजेंसी या कोई अथॉरिटी है तो वो आपका राइट है, अदरवाइज वो आपका राइट भी नहीं है. अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि जब हम कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं, वैल्यूएबल कमोडिटी परचेज करते हैं, तो परचेज करने से पहले उसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं. जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई ऑर्नामेंट्स परचेज किया, तो ऑर्नामेंट्स को हम पहले कहाँ रखें उसकी जगह को बनाते हैं. उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे वैल्यूएबल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट के प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पहले ही इजाद किया है. पहले ही उन्होंने बताया है कि कौन कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट आपका प्रोटेक्ट हो सकता है. उसके लिए उन्होंने 4 आर्टिकल को स्पेसिफाइड किया है. आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 359, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 226. आर्टिकल नंबर 13 की बात करें तो जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है. और जुडिशियल रिव्यू कैसे? तो कहता है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है और वह कानून फंडामेंटल राइट के समान या समानांतर या फंडामेंटल राइट को सपोर्ट अगर नहीं करता तो उस कानून को निरस्त किया जा सकता है. जैसे 2014 में एनजीएससी जो है कानून बना, उसको गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया. दूसरा है हमारा आर्टिकल 359, जिसमें कहा गया है कि इमरजेंसी के अलावा किसी भी परिस्थिति में आपका फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया सकता है, कम नहीं किया सकता है. तीसरी जो हमारी रिट है आर्टिकल 32, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है, वह सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन या ऑर्डर या रिट जो है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए इशू कर सकती है. और उसी में बताया गया है कि रिट जो है वो 5 तरह का सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है. हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेंडेमस, परमादेश, क्यू वारंटू, अधिकापेक्षा, सर्स्योरिटी, उत्प्रेषण और प्रोविजन.
दैट इज प्रतिषेध। ये 5 तरह के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जब हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं, उसके क्लॉज नंबर में 1 में लिखा हुआ है, नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग ऑन आर्टिकल 32, every high court shall have power throughout the territory in relation of which the certain jurisdiction to issue the any person or authority, including the appropriate case, the government within those territory or direction or order or writ, including the nature of the habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari or provision writ will be issued। तो हमने देखा कि ये पांच तरह के हमारे रिट इशू करने की जो पावर हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। इसका मतलब हम जब रीट की बात कर रहे हैं तो रीट कब इशू किया जाएगा, तो रीट इशू किया जाएगा आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं कुछ फंडामेंटल राइट को डिस्कशन भी कर लेता हूं। जैसे आपका आर्टिकल 12 ये कहता है कि राज्य अपने कानून बनाते समय फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखेगी। अगर राज्य कानून बनाते समय फंडामेंटल राइट को ध्यान में नहीं रखती है, जो राज्य की जो है ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है, इसका मतलब उस कानून का कोई ऑब्जेक्टिव रह नहीं जाता है। जब हम आर्टिकल 13 की जो मैं अभी बात कर रहा था, जिसमें मैंने बताया था जुडिशियल रिव्यू, जिसमें मैंने कहा था कि सरकार कोई उल्टे सीधे कानून नहीं बना सकती है, और इतना ही नहीं, जनता को भी उल्टे सीधे काम करने से बचना चाहिए। दैट मीन्स लॉ इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट डायरेक्टेड और वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 14 कानून के नजर में सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। अगर किसी भी वर्ग या विशेष के लोगों के राइट को अपलिफ्ट करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को प्रिविलेज अगर दे दिया जाए, अगर किसी वर्ग विशेष के लिए कानून एक अलग बना दिया जाए, किसी वर्ग विशेष के लिए अलग बना दिया जाए, तो यह इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन होगा और वहाँ रिट इशू करने की जो पावर आ जाएगी। उसी तरह से आर्टिकल 15 जो प्रोविजन इन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 जो बात करता है एबोलिशन ऑफ, जो बात करता है अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब मेल हो या फीमेल हो, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी का अधिकार है, जॉब करने में, जॉब की अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी का अधिकार है। आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी, अगर कोई व्यक्ति ऊंच नीच के आधार पे, छुआछूत के आधार की अगर बात कर रहा है, तो उसके लिए भी जो आर्टिकल 32 और 226 अप्लाई हो सकता है। हालांकि इसकी एक अलग भी रेमेडी है। अगर आप अनटचेबिलिटी की बात करें तो SC/ST एक्ट उसके लिए बनाया गया, जिसके आधार पे जो है FIR हो सकती है और आप पुलिस के अंडर में इस मामले को दर्ज करा करके एक अलग से रेमेडी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से आर्टिकल 18 जो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करता है। आर्टिकल 19 प्रोविजन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हम जब आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो उसके पास भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में रह के आपने अपनी बातों को बताया और अगर उससे किसी व्यक्ति का राइट अगर हर्ट होता है तो उसके अगेंस्ट भी जो है रिट इशू किया जा सकता है। उसी तरह से लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21। उसी तरह से आपका राइट ऑफ एजुकेशन आर्टिकल 21 क्लॉज नंबर 1, जिसमें राइट ऑफ एजुकेशन को बताया कि वो आपका अधिकार है और 14 ईयर्स के एज के सारे ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर उसमें भी कोई कर्टेल होता है तो उसके अगेंस्ट भी जो है रिट इशू करवाया जा सकता है। उसी तरह से आर्टिकल अगर हम 23 की बात करें तो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर की बात की गई है, मतलब अगर ऐसा होता है तो आप रिट इशू करवा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 24 जो बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इनटू ए फैक्ट्री, किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री में किसी हैजार्डस वर्क में जो है इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर है आपका आर्टिकल नंबर 25 जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑफ द फ्री प्रोफेशन और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है। किसी वर्ग विशेष को जो उसका अपने रिलीजन को मानने के लिए जो अधिकार मिला हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सिख समुदाय के लोग हैं उसको पगड़ी बांधने का अधिकार है, कोई अगर पंडित जी हैं उनको शिखा बांधने का अधिकार है, कोई अगर महिला है उसको सिंदूर लगाने का अधिकार है, अगर कोई मुस्लिम महिलाएं हैं उसको नकाब या बुर्का पहनने का अधिकार है। आप उसको इस काम के लिए कंपेल नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना ही होगा, या तुम नहीं कर रहे हो तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब कंपेल आप नहीं कर सकते। अगर जैसे ही आपने कंपेल किया वहाँ
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उपलब्ध है। इसका मतलब यहाँ रामबाण इलाज आ जाएगा आर्टिकल 32 का। जब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 32 टू टाइप्स के राइट की बात करता है। पहला तो आर्टिकल 32 तो ये कहता है कि इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है उस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट रिट इशू करने का अप्रोच हमारे एपेक्स कोर्ट को किया जा सकता है। दूसरा ये कहता है कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए 5 तरह के रिट को जो है इशू कर सके, और इसीलिए फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर या गारंटर सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। और देखा जाए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आत्मा है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो रिट इशू करने की पावर दी गई है, सेम और एग्जैक्टली पावर जो है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को दी गई है। अगर दोनों आर्टिकल को हम एनालिसिस करें तो हमारे माइंड में एक सवाल ये आता है कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट जो हर्ट हुआ, क्या उसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएं? तो यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी। कहता है कि अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो आपको ये कारण बताना पड़ेगा कि आप अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली ये बताना चाह रही है कि आप अगर रिट भी लेके आते हैं तो एक हायरार्की को फॉलो करते हुए, हायरार्की को एग्जॉस्ट करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। आप डायरेक्टली जो है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। और आपका फंडामेंटल राइट के अलावा कोई अदर राइट आपका हर्ट होता है तो ऐसे में आपको अप्रोच करना चाहिए सबसे पहले 226 के तहत हाई कोर्ट को। अब इसको हम एक केस लॉ के थ्रू समझते हैं, बहुत सारे केस लॉ है इस पे। रुदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 for SCC 141, the court awarded the 30,000 compensation for the petitioner who had remained in jail of the 14 years because the irrespective of the कंडक्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये विदाउट ट्रायल अगर जेल में 14 साल रह लिया है, इसने जो है एडिक्वेट पनिशमेंट का टाइम जो है स्पेंड कर चुका है, अब अगर इसको कंपनसेशन देना है तो इस व्यक्ति को सिविल कोर्ट में भेजना ये इसके लिए अन्यायपूर्ण होगा। और देश की जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें पीड़ित को सिविल कोर्ट से राहत पाने में कई साल लग जाएगा, इसलिए कोर्ट की मौजूदा फैसले का जो है स्वागत करना चाहिए, इस केस लॉ में बताया गया। और इसलिए मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट किसी भी लिमिट में अगर हर्ट होता है तो आप हायर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा केस है कंवलपति वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द कोर्ट अवॉर्डेड कंपनसेशन टू द petitioner, the wife of the convict who was killed by the co-accused in the jail and serving out the sentence under section 302 now section 103 of BNS। मतलब कंपनसेशन भी अगर अवार्ड कर रहा है किसको, जो जेल में है, जो कन्विक्ट है, जिसका कोई एक्यूज ने उसका मर्डर कर दिया है, तो भाई उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट यहाँ भी किया गया है। एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉ है पीपुल्स यूनियन फॉर द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर 1989, जिसमें इस केस में हुआ क्या कि एक लेबर को एक पुलिस थाने में काम करने के लिए लाया गया। उस लेबर ने अपने काम करने के बाद जब अपनी वेजेज और रेम्यूनरेशन उस थाने से मांगा तो थाने वालों ने पीट के उसको मार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट held that the state was liable for the pay compensation of 70,000 for the family। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको जो कंपनसेशन दिया जाए और स्टेट से 70,000 रुपए का कंपनसेशन उसको दिलवाया गया। इसका मतलब उस व्यक्ति का सम एक्सटेंट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अब ये बात आती है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के भीतर जो रिट इशू किया जाता है तो क्या ये दोनों सेम राइट को प्रोटेक्ट करता है? तो मेरा ये कहना है कि भाई ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है पीपुल्स ऑफ इंडिया के राइट को प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो 5 तरह की जो रिट हैं उसकी बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे लास्ट में जो 2 हमारे रिट लिखे गए, सर्च्योररी उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन। इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, सर्च्योररी उत्प्रेषण और प्रतिषेध। सर्च्योररी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड, मतलब पलट देना, और प्रोहिबिशन का मतलब है प्रतिषेध, टू स्टॉप, टू फॉरबिड, मतलब रोक देना। अगर
एपेक्स कोर्ट प्रोहिबिशन रिट लगाएगी लोअर कोर्ट पे, जब लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से बाहर आके फैसला सुनाती है। इसका मतलब सर्सियोरी तब लगेगा जब लोअर कोर्ट का डिसीजन एपेक्स कोर्ट को रिवर्स करना है, मतलब रिवर्स करना है, पलट देना है सर्सियोरी, और अगर रोक देना है तो वहां क्या लगेगा, प्रोहिबिशन। एग्जाम्पल, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी भी ट्रायल के बाद किसी ऑफेंडर को बताया कि इसको डेथ सेंटेंस दिया जाए, हालांकि ये लोअर कोर्ट के पास ये अधिकार है नहीं कि डेथ सेंटेंस दिया जाए, अगर दिया भी और हायर कोर्ट को लगता है कि नहीं इस मामले में इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना सफिशिएंट है होगा, तो ऐसे में सर्सियोरी रिट का प्रयोग किया जाएगा। यानी लोअर कोर्ट के डिसीजन को रोकना है तो प्रोहिबिशन, और डिसीजन को पलटना है तो यहां लगेगा सर्सियोरी। अब हम कुछ केस लॉ को समझते हैं। जब हम रिट की बात कर रहे हैं, प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो केस लॉ है, प्रोहिबिशन के केस लॉ में एस गोविंदन मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967, इसमें कहा गया कि केरला हाई कोर्ट इशू ए रिट फॉर द प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फॉर एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। The court refrained to issue the writ to instance for the both excess or absence of jurisdiction। मतलब ना तो jurisdiction है या absent of jurisdiction है, उसके कारण से कोर्ट ने क्या किया, प्रोहिबिशन रिट जो है इशू किया। उसके बाद प्रूडेंशियल कैपिटल मार्केट वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस केस में कोर्ट ने कहा रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन नॉट बी इशूड once a judgment has been executed, emphasizing the preventive natures। एक बार अगर जजमेंट दे दिया गया तो प्रोहिबिशन रिट जो है इशू नहीं किया सकता, इसका क्योंकि इसका नेचर जो है प्रिवेंटिव नेचर है। और एक तीसरा केस है रूपा एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस फरहाद हाकिम 2025। दिस केस हाईलाइटिंग द ऑथोरिटी कंप्लायंस एंड द लिमिट्स ऑफ द जुडिशल इंटरवेंशन, उसकी बात इन्होंने किया है। अब हम थोड़ी सी केस लॉ की बात कर लेते हैं सर्सियोरी पे। सर्सियोरी का पहला जो केस है हरि विष्णु कामनाथ वर्सेस सैयद अहमद इसाक 1954। द इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स डिसाइडेड ऑन द मैटर आउटसाइड इट्स लीगल जुरिडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट issued certiorari to quash the tribunal's decision asserting the jurisdictional override cannot be tolerated। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जुरिडिक्शन का जो है वायलेशन किया है, जिस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसके लिए सर्सियोरी रिट इशू किया गया। तो हमने लास्ट के जो दो रिट हैं सर्सियोरी और प्रोहिबिशन, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम चलते हैं जो पहला वाला जो हमारा रिट है जिसका नाम है हेबियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब अरेस्टेड पर्सन को सशरीर प्रस्तुत करना, टू हैव ए बॉडी टू प्रोड्यूस द बॉडी, यह सबसे ज्यादा पावरफुल रिट भी है। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें, लाइफ एंड लिबर्टी की बात करें, तो हेबियस कॉर्पस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिट है जो इशू किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को स्टेट ने इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया है और ऐसे में वह व्यक्ति रिट की एप्लीकेशन तो दे नहीं सकता, तो ऐसे में उसके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड हैं, वह रिट की एप्लीकेशन कोर्ट को देती है, और कोर्ट जो है उस व्यक्ति के रिलीज करने के लिए आदेश देती है कि उस व्यक्ति को जो इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है उसको छोड़ दिया जाए। तो अगर कुछ परिस्थिति की बात करें तो जो हेबियस कॉर्पस रिट है, 4 ऐसी सिचुएशन हैं जिसमें ये रिट जो है इशू नहीं किया जाएगा। पहले तो मैं उसकी बात कर लूं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां, कंडीशन है जिसमें ये रिट इशू नहीं होगा। तो पहला कंडीशन है डिटेंशन इज लॉफुल, अगर अरेस्ट जो है लॉफुल है। दूसरा, डिटेंशन जो किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेशन का परिणाम है, तो ऐसे में रिट इशू नहीं किया जाएगा। तीसरा, डिटेंशन जो है आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट किया गया, तो ये रिट आपका इशू नहीं किया जाएगा। और सबसे लास्ट, चौथा नंबर, डिटेंशन बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, अगर डिटेंशन जो है किसी प्राधिकार रखने वाला व्यक्ति ने अगर किया है तो ये
हैबियस कॉर्पस रिट जो है इशू नहीं किया जाएगा। अगर समान शब्दों में बात करें तो अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द नियरेस्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स। हमारा कॉन्सेप्ट ये BNSS में भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात कही गई कि किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने में प्रेजेंट करना है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी अरेस्ट हुई है पुलिस उसको प्रेजेंट नहीं करता है तो इसका मतलब वह उसके राइट का वायलेशन कर रहा है, इसलिए उसके रिलेटिव और फ्रेंड कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। जब कोई पुलिस अरेस्ट करता है तो उस व्यक्ति को की कस्टडी को बोलते हैं पुलिस कस्टडी, और जब उसी व्यक्ति को कोई कोर्ट के आदेश से अरेस्ट होता है तो जुडिशियल कस्टडी। जब जुडिशियल कस्टडी की बात करते हैं तो जुडिशियल कस्टडी में पूरी जो है लेखा जोखा रखा जाता है कि वह व्यक्ति कब अरेस्ट हुआ, कब उसको रिलीज किया गया, उसके मेडिकल्स से भी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उसकी मेडिकल जांच की जाती है। लेकिन पुलिस जो है वह लापरवाही करती है कि जब अरेस्ट किया उसके बाद के समय में जाकर के वो दिखाता है कि हमने मॉर्निंग के 10 बजे अरेस्ट किया, वो बता रहे कि शाम के रात के 10 बजे हमने इसको अरेस्ट किया। तो ये जो लापरवाही है पुलिस की लापरवाही का ही नतीजा है हैबियस कॉर्पस रिट, जो रिलीज करने के लिए कहता है कोर्ट की भाई इसको जो है रिलीज करो। मतलब इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट ये रिट है। सपोज करते हैं कि अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद वह पुलिस कस्टडी में रखा, कोर्ट जब उससे सवाल ये करती है कि भाई इसको आपने इलीगली 24 घंटे से ज़्यादा आपने रखा है, तो वो अपनी सफाई में कोर्ट को बोल सकता है कि सर हमारे यहाँ जो है पर्याप्त रिसोर्सेस था नहीं, वकील नहीं था, या कहीं दूसरी जगह दंगा हो गया, बलवा हो गया, सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ थे। तो ऐसे में उस पुलिस ऑफिसर के अलावा उसके जो सीनियर हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट उस पे भी अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है, लापरवाही का मुकदमा जो है उस पे लगा सकता है और उसको टर्मिनेट और सस्पेंशन किया जा सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिट है हैबियस कॉर्पस। अब हम इसको कुछ केस लॉ से समझते हैं। ADM जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला 1976। अगर हम इस केस लॉ की बात करें तो इसमें कहा दिस केस वाज द हाईली डिबेटेबल जजमेंट इन द इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड द सर्टेनिटी ऑफ द सस्पिशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब इसमें फंडामेंटल राइट का जो एक तो फंडामेंटल राइट था या नहीं, या हम कहते हैं कि सस्पेंड ही था, तो इसलिए डिबेटेबल क्वेश्चन था। जब ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 टू 1977 द नेशनल इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सन 2017 में KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि फंडामेंटल राइट को किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। The Supreme Court extended the habeas corpus is the over the protection of the prisoners and inhumane treatment। मतलब अगर किसी भी कैदी के साथ में इनह्यूमन ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो उसके अगेंस्ट भी जो है रिट इशू किया जा सकता है। दूसरा केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कहा गया कि रिलीज व्यक्ति को कंपनसेशन, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया उसको रिलीज किया जाए, उसको कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि उसकी जो अरेस्ट है वह इलीगल है। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है निर्मला वर्सेस कुलवंत सिंह 2024। ये लेटेस्ट जजमेंट है। इस केस में जो कुलवंत सिंह है उन्होंने अपने चाइल्ड की कस्टडी अपने मदर को दे दिया, और मदर का नाम जो निर्मला है। मतलब छोटे बच्चे का जो कस्टडी है वह दिया गया ग्रैंड मदर को, और जब वह चाइल्ड बड़ा हुआ तो कुलवंत सिंह ये रिट इशू करने के लिए एप्लीकेशन लगाया कि हमारे चाइल्ड की जो कस्टडी है ग्रैंड मदर के पास वह इलीगल है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैबियस कॉर्पस रिट जो आपने लगाया है, जो आपने इनिशिएशन लिया है, वह गलत है। इसलिए गलत है कि इस कस्टडी का जो डिटर्मिनेशन है वह 1860 का गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के थ्रू होना चाहिए,
और दूसरी बात, कोर्ट ने ये बात भी कहा कि ये इलीगल होगा कि जब वह ओल्ड एज में आ गई है और उससे उस बच्चे की कस्टडी को हटा देंगे तो वह ग्रैंड मदर जो है वह कहाँ चली जाएगी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चली जाएगी। इसलिए उसके जो फादर हैं, चाइल्ड के फादर कुलवंत सिंह, उसको चाइल्ड की कस्टडी नहीं दी गई। 2024 का ये रिसेंट केस था। अब हम बात करते हैं मेंडेमस का, परमादेश। परमादेश, द नेम सजेस्ट, द लिटिल मीनिंग इज वी कमांड, दैट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू public official asking him and her to perform his official duty that she failed and refused to perform. It can be issued against the public body, corporation or internal tribunals, government or for the some other purposes. अब ये बात आती है क्या मेंडेमस रिट किन किन परिस्थिति में इशू नहीं किया सकता है। तो पहली बात तो ये बता दूं कि 4-5 परिस्थितियां हैं जिसमें मेंडेमस रिट जो है इशू नहीं किया सकता। पहला है कि किसी भी जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं होगा। दूसरा जो बात कही गई, अगर कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है उसके अगेंस्ट मेंडेमस का रिट इशू नहीं होगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात कही गई कि कोई अगर व्यक्ति गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में डिस्क्रिशनरी मतलब मैंडेटरी फॉर्म में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उस व्यक्ति के भी अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं हो सकता है। चौथी जो बात की गई कि अगर कोई भी स्टेट का गवर्नर है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके अगेंस्ट ये रिट जो है इशू नहीं हो सकता है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर ये रिट इशू हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो मैं इसको 2 एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले SBI का CMO से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, परमादेश दिया कि भाई आपके पास से जितने भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करके ले गए हैं उस पार्टी का, उस व्यक्ति का नाम मुझे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अगेंस्ट में SBI का CMO ने कहा कि मुझे कम से कम 6 मंथ का टाइम स्लॉट चाहिए और मैं आपको ये बात बता पाऊंगा। जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने परमादेश इशू करते हुए, दैट मीन्स मेंडेमस इशू करते हुए कहा कि मुझे 2 दिन में आपसे ये रिपोर्ट चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये देना पड़ा। दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है सिचुएशन इंडिया में मेंडेमस को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि पतंजलि योगपीठ के जो बाबा रामदेव जी हैं उन्होंने ये दावा किया था कि कोरोनिल से कोरोना की डिजीज जो है समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब कोरोना का समय बीता तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आपने भारत की जनता के साथ में गलती की है, इसलिए आप भारत की जनता के साथ में जो है माफी मांगे। और मेंडेमस रिट के थ्रू जो है उस आदेश के थ्रू उनको भारत की जनता से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन वो जो माफीनामा था उन्होंने इंग्लिश के एक मैगजीन में बड़ी छोटे से कॉलम में उसको प्रकाशित किया। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि आप जो कोरोनिल के एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना बड़ा जो है एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे, आप उतना ही बड़ा एडवर्टाइजमेंट दीजिए और माफीनामा जो आप हिंदी में मांगिए। द माफीनामा जो है ऐसा नहीं हो कि जनता को माइक्रोस्कोप लगा के पढ़ना पड़े। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कहा बाद में कि भाई आप तो गलती किए, आपने जनता से माफी मांग ली, तो आप ऐसा करें, आपके साथ में और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था इस गलत करने में। तो बोला कि भाई हमारे यहाँ का जो फूड इंस्पेक्टर है, हमारे यहाँ का जो मार्केटिंग इंचार्ज है, हमारे यहाँ का जो इंजीनियर है वो इन्वॉल्व है, उन्हें बुलाइए और उसको जो है पनिश किया गया। इसका मतलब माफीनामा तो हुआ ही और पनिशमेंट की जो है बात की गई। इसलिए मैं इसमें 2-4 केस लॉ भी आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला केस है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। This established the mandamus cannot be issued or compel the public authority to perform the statutory duty. दूसरा है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस डायरेक्टेड बाय द CBI टू कंडक्ट द फेयर इन्वेस्टिगेशन टू सो कास्टिंग द mandamus रूल ऑफ द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तीसरा केस है स्टेट ऑफ UP वर्सेस राजनारायण 1975, द हाईलाइटिंग द mandamus utility compelling the authority to perform the duty when no others remedy exist। तो इस तरह से बहुत सारे आपके बड़े केस लॉ हैं। अब मैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट केस है, इम्पोर्टेंट आपका रेट है क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, मैं उस पर बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो अधिकार परीक्षा का जो लिटरल सेंस है, इट मीन्स
बाय व्हाट ऑथोरिटी एंड बाय व्हाट वारंट यू डू दैट वर्क। मैं सिंपल सी बात को सामान्य अर्थ में अगर मैं बात कहूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि हम लोग अपने सामान्य भाषा में ये बोलते हैं, आप किस अधिकार से ये बात कर रहे हैं, आप कौन होते हैं पूछने वाले। अगर किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछ करके अगर किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को अगर प्रोटेक्ट करता है तो वह कहलाएगा अधिकार परीक्षा। अगर हम बात करें ये पूछा किससे जाएगा, तो मैं बात कर रहा हूं क्यू वारंटों का अधिकार परीक्षा मतलब ऑफिसर से पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, एक डॉक्टर के साथ में एक नर्स जो है प्रैक्टिस कर रही है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या डॉक्टर के नहीं होने के बाद क्या नर्स जो है क्या ऑपरेशन का प्रोसीजर कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो गलत है, अगर किया है तो वो गलत है। तो उससे ये पूछा जा सकता है, जो हमारा क्यू वारंट हो अधिकार परीक्षा रेट इशू करके उससे पूछा जा सकता है आप किस अधिकार से आपने ऑपरेशन का काम कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर का काम है कि ऑफेंडर को अरेस्ट करना। अगर उसने अरेस्ट किया और उसने उस पर जो फाइन लगा दिया और पेनल्टी इम्पोज कर दी, फाइन लगाना पेनल्टी इम्पोज करना काम है किसका? काम है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, हमारे कोर्ट का काम है। लेकिन पनिशमेंट किसने लगा दिया? पुलिस ऑफिसर ने लगा दिया। ऐसे में उस पुलिस ऑफिसर से पूछा जा सकता है कि भाई आपको ये फाइन लगाने का अधिकार किसने दिया? मतलब पूछा कैसे जा सकता है? उसके अगेंस्ट क्यू वारंट रेट जो है इशू किया जा सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि कोई ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और ट्रेन में जो है टीटी का काम है टिकट चेक करना, वहां पुलिस वाला है उसने टिकट चेक करना शुरू कर दिया। तो वहां जो व्यक्ति है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा के पूछ सकता है कि भाई टीटी का काम पुलिस कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में उस पुलिस ऑफिसर से पूछा जा सकता है कि वारंट रेट इशू करके आप किस अधिकार से ये टिकट चेकिंग का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने पक्ष में अपने हलफनामा में एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को ये लिख करके दे दे कि मैं इसलिए ये टिकट चेक करने का काम कर रहा था ताकि जो ट्रेन में जो भीड़ लगी हुई है उस भीड़ को जो है आइडेंटिफाई कर सके कि टिकट वाले कौन कौन यात्री हैं, बिना टिकट वाले कौन कौन है। बिना टिकट वाले को हम वहां से उस प्लेस से रिमूव करके वहां शांति स्थापित कर सके। ये इसलिए जो है हम ये काम कर रहे थे। तो अगर ये आर्गुमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लगेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उस पर लापरवाही का मुकदमा होगा, उसको हो सकता है कि सस्पेंड किया जा सकता है, उसको जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है। इसी पे मैं एक दो केस लॉ भी आपको बताना चाह रहा हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस सीडी गोविंदा राव 1963, सुप्रीम कोर्ट established that for the writ of the quo warranto to apply, the office of the question must be the substantive public office, not to the private or contractual one. M. Manohar Reddy versus Union of India, the court affirmed that the writ of quo warranto is restricted the statutory and contractual officer does not apply of the contractual appointment. जो contractual appointment है उस पे यह इस तरह का रिट नहीं लगेगा। दूसरा है संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो पटना हाई कोर्ट डिसमिस द क्यू वारंट रेट एम्फसाइजिंग द लिमिटेड स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन सच केस। तो मैंने आपसे ये इस 5 तरह के जो रिट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आर्टिकल 32 और 226 के तहत, जो 5 जो हमारे रिट हैं हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, क्यू वारंटो, सर्सियरी और प्रोविजन, उसको हमने डिटेल से डिस्कशन विद केस लॉ और विद एग्जाम्पल से समझा दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग को ये बात समझ में आएगी और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।